स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 12वीं की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मादा जनन तंत्र। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मादा जनन तंत्र। तो ये मादा जनन तंत्र का फिगर है। सबसे पहले इस फिगर के बारे में जानेंगे, इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये देखेंगे तो ये है रेक्टम और इसकी बात करें तो ये है एनस। उसके बाद यदि इसकी बात किया जाए तो ये है यूटेरस। उसके बाद इसकी यदि बात करें तो ये है ओविडक्ट। उसके बाद यदि इसकी बात करें तो ये है ओवरी। उसके बाद यदि इसकी बात किया जाए यहाँ तो ये है सर्विक्स। उसके बाद इसकी बात किया जाए तो ये है वेजाइना। उसके बाद इसकी यदि बात करें तो ये है ब्लैडर। यदि इसकी बात करें तो ये है यूरेथ्रा। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं कि ये यहाँ रेक्टम हो गया, यहाँ एनस, उसके बाद ये वेजाइना, ये सर्विक्स हो गया, और ये यूरेथ्रा, ये ब्लैडर, और ये ओवरी, और ये ओविडक्ट। ये मादा जनन तंत्र का फिगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र के फिगर को और अच्छे से समझने के लिए एक और फिगर बनाएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ देखते हैं। ये ओवरी हो गया, ओवरी। इसकी बात करें तो और यहाँ ये ओविडक्ट रहता है। ये ओविडक्ट, इस तरह का कुछ फिगर रहता है। यूटेरस का यहाँ ये कीप रहता है। उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका नॉमिनेशन कर लिया जाए। यदि इसकी बात करें तो ये ओवरी है।
ओवरी, और ये सर्विक्स, इसकी यदि बात करें तो ये है वजाइना। उसके बाद यदि इसकी बात करें तो ये है इन्फांडिबियम, इसके बाद इसकी यदि बात करें, यहाँ पर बेंड है, एम्पुला, और इस अंग की यदि बात करें तो ये है इस्थेमस। चलिए एक अंग का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहला है ओवरी, नंबर 1 पे ओवरी, या इसे हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे इसका जो आकार कैसा होता है। यदि इसके आकार की बात करें तो ये बादाम की आकृति का होता है, बादाम की आकृति का। उसके बाद यदि इसके मेजरमेंट की बात करें, यानी माप की बात करें, तो ये है लगभग 3 सेंटीमीटर, लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। उसके बाद यदि इसकी स्थिति की बात करें तो यह उदर गुहा में पाया जाता है। इसकी स्थिति जो होती है उदर गुहा में, उदर गुहा में। चूँकि अंडाशय जो है वो अंडाणुओं को बनाता है, यानी इसका जो कार्य की यदि बात करें तो यह मुख्यतः अंडाणु बनाता है, और अंडाणुओं से अंडों की उत्पत्ति होती है, और इसी से 2 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स, जिसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे कि ओवरी की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संरचना। अंडाशय की संरचना। अंडाशय की संरचना देख लेते हैं। अंडाशय कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती हैं अंडाशय में।
इसमें इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें जो बाह्य स्तर होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है और ये जो आंतरिक स्तर होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है और जो बाह्य स्तर होता है उसे जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। यानी इसे बाह्य स्तर को जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रुधिर केशिकाएं, तंत्रिका तंतु और ग्राफियन फॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यानी ये सब जो हैं वो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स हैं। ये सब जो हैं ये ग्राफियन फॉलिक्यूल्स हैं। ये ब्लड क्लॉट होता है। उसके बाद यहाँ इसकी यदि बात करें तो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल यानी विभिन्न एक से अधिक ग्राफियन फॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो सामान्यतः सामान्य रूप से वृद्धि करते हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे ग्राफियन फॉलिक्यूल्स होते हैं जो औरों की अपेक्षा अधिक तीव्र से गति करते हैं यानी वृद्धि करते हैं। तो उनके द्वारा ऊसाइड बनता है यानी फॉलिक्यूलर जो गुहा होती है, फॉलिक्यूलर कैविटी होती है, इसके अंदर रंगहीन द्रव पाया जाता है और इसी के भीतर ये जो पोर्शन है ये ऊसाइट यानी इसे कहा जाता है ऊसाइट। ऊसाइट का मुख्य कार्य होता है इसके यदि बाह्य अंगों की बात करें तो बाह्य अंग में यहाँ इसकी यदि बात करें तो ये जोना रेडिएटा और इसके बाहर जो छोटे छोटे कोशिकांग हैं इन्हें कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। इस पूरे जो फॉलिक्यूलर अंग है उसे डिस्कस प्रोजीजेरस कहा जाता है। इस पूरे अंग को डिस्कस प्रोलीजेरस कहा जाता है। तो इस प्रकार यदि इस ब्लड क्लॉट की बात करें तो ब्लड क्लॉट जो होता है वो रुधिर के थक्के के साथ होता है और इससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। यदि इसकी बात करें तो इससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। कार्पस ल्यूटियम बनता है जो एक ग्रंथिल संरचना है और कार्पस ल्यूटियम के यदि कार्य की बात करें तो इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक
हार्मोन्स निकलता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन निकलता है। और यह जो मैमल्स ग्लैंड्स हैं, यानी स्तन ग्रंथियां हैं, मैमल्स ग्लैंड्स, इनको क्रियाशील बनाता है। यदि निषेचन ना हो तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो नष्ट हो जाता है और एक धब्बे के समान दिखाई देता है। तो ये हुई अंडाशय की संरचना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरे अंग की यदि बात करें तो दूसरा जो अंग है वो है अंडवाहिनी, या इसे फैलोपियन नलिका कहा जाता है। दूसरा अंग की बात करें तो इसे कहा जाता है अंडवाहिनी। या इसे इंग्लिश में ओविडक्ट्स कहा जाता है, ओविडक्ट्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ यूट्रस में जॉइंट है, ये संरचना कहलाती है पूरी ओविडक्ट या अंडवाहिनी। तो सबसे पहले जानेंगे इसका मेजरमेंट। तो यदि इसके माप की बात करें अंडवाहिनी के, तो ये टोटल लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर कुंडलित नलिका होती है, कुंडलित नलिका होती है। इसके भाग की बात करें तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला है कीप, या इसे कहीं कहीं कीपक भी लिखा जाता है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्फंडिबुलम। और दूसरे भाग की यदि बात करें तो दूसरा भाग है फैलोपियन नलिका या एम्पुला। और तीसरे भाग की यदि बात करें तो तीसरा जो भाग है वो इस्थेमस। इस प्रकार अंडवाहिनी के 3 भाग हैं। पहले पे है कीप, दूसरे पे एम्पुला, तीसरा इस्थेमस। और लास्ट वाला ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है फिम्बरी, इसे कहा जाता है फिम्बरी। यदि कीप की बात करें तो ये सबसे पहला यानी फ्रंट भाग जो अंडवाहिनी का होता है वो कीप होता है, और इसमें छिद्र पाया जाता है जिसे ऑस्टियम कहा जाता है, जिसे ऑस्टियम कहा जाता है। यानी जो अंडवाहिनी है उसका जो फ्रंट पार्ट है वो कीप के समान दिखता है, और इसमें एक छेद पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसे ऑस्टियम कहा जाता है। और यह उदर गुहा में खुलता है, उदर गुहा में खुलता है। इसके बाद किनारे पे जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे फिम्बरी कहा जाता है। दूसरे भाग की यदि बात करें तो दूसरा जो भाग है एम्पुला, या जिसे फैलोपियन नलिका कहा जाता है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। यह सिलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है। यदि एम्पुला के अस्तर की बात करें, यानी इसकी जो दीवारें होती हैं वो कुंचनशील होती हैं, कुंचनशील।
सील होती हैं। उसके बाद यदि स्टेमस की बात करें तो ये अंडवाहिनी या ओविडक्ट का सबसे आखिरी भाग होता है और यह गर्भाशय में खुलता है या यूटेरस गर्भाशय में खुलता है। ये स्टेमस जो होता है वो गर्भाशय में खुलता है। जब यहाँ से यहाँ अंडाणु बनते हैं तो यहाँ से यानी जो ओवरीज होती है, ओवरीज से जब अंडाणु बनते हैं तो वो जाते हैं कीप में और कीप के द्वारा ये जाते हैं एम्पुला में। एम्पुला से यानी जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो एम्पुला में होती है। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन क्रिया होने के बाद ये स्टेमस से होती हुई यहाँ यूट्रस में उसे रोपित कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडवाहिनी के बाद जो तीसरा अंग है वो है यूटेरस। जो तीसरा अंग है वो यूटेरस या जिसे गर्भाशय कहा जाता है। यूटेरस की यदि बात करें तो ये जो पूरा पोर्शन यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोर्शन कहलाता है यूटेरस। यदि इसके आकृति की बात करें या आकार की बात करें, आकार तो यह नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती के आकार का होता है आकार का। और इसकी जो पेशियां होती हैं वो श्रोणि प्रदेश में यानी पेल्विक रीजन में स्थित होती हैं। इसकी जो पेशीय रचना ये जो है पेल्विक रीजन में स्थित होती हैं, यानी इसकी जो स्थिति होती है वो पेल्विक रीजन या इसे श्रोणि प्रदेश कहा जाता है। में स्थित होती हैं। उसके बाद यदि इसके अगले कैरेक्टर की बात करें तो यूटेरस में जो अंडवाहिनियाँ होती हैं वो खुलती हैं, यानी ये जो अंडवाहिनियाँ हैं वो जा कर के यूटेरस में यानी गर्भाशय में ही खुलती हैं। इसके जो निचला भाग है यानी ये वाला पोर्शन ये सर्विक्स कहलाता है। यदि इसके कार्य की बात किया जाए यूटेरस के तो इसका मुख्य कार्य होता है गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन करना। गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जो फोर्थ पे चौथा जो अंग है उसे कहा जाता है वेजाइना। वेजाइना या इसे हिंदी में कहा जाता है योनि। इसकी यदि बात करें तो ये मैथुन कक्ष होता है और ये गर्भाशय का जो सर्विक्स पोर्शन होता है उसके बाद का ये भाग होता है। इस सर्विक्स के बाद योनि का भाग आता है। यदि योनि की बात करें तो
ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से, ये वजाइना कहलाता है। इसमें एक योनि छिद्र पाया जाता है, यानी इसमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हाइमन कहा जाता है। हाइमन नामक झिल्ली पाई जाती है और इसमें एक छिद्र होता है जिससे रज चक्र या ऋतु स्राव जो होता है वो होता है, ऋतु स्राव। चूँकि हाइमन जो झिल्ली होती है वो बहुत ही पतली होती है, जिससे शारीरिक परिश्रम और व्यायाम के द्वारा ये भंजित हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है, जिसे जो वर्जिनिटी है उसका पता नहीं लग पाता। उसके बाद यदि इसके वाल की बात करें तो इसकी दीवारों में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। दीवार की बात करें, इसके अस्तर की बात करें तो इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु जिसे लैक्टोबैसिलाई नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाना, कार्बनिक अम्ल बनाना। अब ये कार्बनिक अम्ल जो होता है वो यौन की अम्लीयता से रोगाणु की रक्षा करता है, यानी इसके आक्रमण की जो संभावना होती है उसको कम किया जाता है। और वीर्य का जो क्षारीय अंश होता है उसकी जो अम्लीयता होती है उसको समाप्त कर देता है। योनि के दोनों तरफ दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, योनि के दोनों तरफ दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका नाम है बर्थोलिन ग्रंथियां, बर्थोलिन ग्रंथियां, यानी ये जो वजाइना है इसकी इस तरफ और इस तरफ बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। बर्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं वह एक साफ या श्यान जिसे कहा जाता है, श्यान द्रव का स्राव करती हैं। इसका मुख्य कार्य होता है जो योनि में शुक्राणु होते हैं उसको आगे बढ़ाना, यानी श्यान द्रव यानी बर्थोलिन जो ग्रंथियां होती हैं उससे स्रावित एक द्रव होता है जिसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं को आगे बढ़ाना, शुक्राणुओं को आगे बढ़ाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पांचवें अंग की तरफ। पांचवें अंग की यदि बात करें तो पांचवा जो अंग होता है वो वाल्वा या जिसे हिंदी में भाग कहा जाता है। जो पांचवा अंग है वो बाह्य जननांग के अंतर्गत आता है, इसे वाल्वा
या हिंदी में भाग कहा जाता है। ये बाह्य जननांग होता है, यहाँ पाया जाता है वेजाइना के बाद। वेजाइना के बाद इसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं, यानी 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, यानी ये 2 स्तरों में बटे रहते हैं। यानी स्तरों की यदि बात करें तो ये 2 भागों में बटे रहते हैं। इसमें जो आंतरिक भाग होता है उसे लेबिया माइनोरा कहा जाता है, और जो बाह्य भाग होता है उसे लेबिया मेजोरा। यानी जो आंतरिक भाग होता है आंतरिक भाग वो कहलाता है लेबिया माइनोरा, और जो बाह्य भाग होता है उसे कहा जाता है लेबिया मेजोरा। इन सब के बीच में एक पी के समान, लाई का पी के समान यानी मटर के समान एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। यानी यहाँ पर एक मटर के समान संरचना पाई जाती है जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। लाइक अ पी स्ट्रक्चर, जिसे क्लाइटोरस या क्लाइटोरिस लिखा जाता है, पाया जाता है। इट्स वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार ये 5वां अंग भाग या वाल्वा हुआ। आज इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके संदर्भ में, तो उन क्वेश्चनों का आप लोग आंसर देंगे।